सुप्रभात बच्चों। चलिए आज हम अध्ययन करते हैं दो बैलों की कथा। वैसे मैंने आपको इस हफ्ते मैंने दो बैलों की कथा ही पढ़ाई है ना। ये विधा किस विधा से लिया गया है? किस विधा से लिया गया है? ये कौन सी विधा से लिया गया है? कथा विधा से लिया गया है। जैसे आपको मैंने बताया था कि हिंदी गद्य की अनेक विधाएं हैं। नाटक, रिपोर्टाज, संस्मरण, कहानी, निबंध, उपन्यास, है ना। ये सब हिंदी गद्य की विधाएं हैं। उन्हीं में से किस विधा से? कथा विधा से लिया गया। कथा, ये दो बैलों की कथा कौन सी क्या हमें दर्शाती है, यानी हमारे भावों को प्रदर्शित करती है कि हमारे आपसी भाव कैसे होने चाहिए। अच्छा, साथ ही यह स्वतंत्रता चूँकि हमें सबको प्रिय है, तो इसी के माध्यम से, स्वतंत्रता के माध्यम से सहज रूप से मुंशी प्रेमचंद के शान और दो बैलों की कथा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यह हमें अनेक यातनाएं इसके कारण झेलनी पड़ती हैं और हमें संघर्ष भी अधिक करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद की ये कथा किससे ली गई है? पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा से ली गई हैं और ये हमारे लोगों के विकास करने में, यानी लोगों के उपयोग और विकास करने में पूर्ण रूप से सहायक भी सिद्ध हुई हैं। अब इसी का मैंने फर्स्ट पैराग्राफ आपको पढ़ाया था। जानवरों से लेकर के आपको अनादर कहीं नहीं देखा, है ना, यहाँ तक था। कल मैंने आपको दो पैराग्राफ दिए थे, तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ तो ये है आपका। तो इसमें मैंने कुछ प्रश्न दिए थे। जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन किसे माना जाता है और बुद्धिहीन मनुष्य को क्यों कहा जाता है? तो जानवरों में बुद्धिहीन सबसे अधिक किसे माना जाता है? गधे को माना जाता है। क्यों माना जाता है? अब इस देखो आपके पैराग्राफ में लेकर कि उसे सीधेपन और निरापद सहिष्णुता के कारण ही इसे हम क्या मानते हैं? बुद्धिहीन मानते हैं। यानी उसमें सहन करने की क्षमता अधिक है। वह बिना कारण ही ये उसका अपराध हो अथवा ना हो, निरपराध यानी अपराध हो अथवा ना हो, फिर भी वह दूसरों के द्वारा दिए गए दंड को, यातनाओं को झेलता है और कभी असंतोष नहीं प्रकट करता है अपने चेहरे पर, उस पर कितना ही बोझा डाल दिया जाए। तो इस तरह के ये भाव उसके अंदर नहीं होने चाहिए। गधे के दूसरा प्रश्न है, गधे के गुण संक्षेप में लिखिए। अब इसका उत्तर तो यही है। अभी देखो ऊपर भी यही पूछा और दूसरी बार फिर उसको, लेकिन दोनों का अलग अलग बताया गया। प्रश्नों का केवल फेर हो गया हमारा। तो कैसा है? संक्षेप में गुण क्या है कि वह सीधापन है, उसके अंदर सहिष्णु है, वह सहनशील है, संतोषी है, ऋषियों मुनियों जैसी उसके अंदर गुण हैं, है ना। सुख दुख वह दोनों में समान रूप से रहता है। तो इस प्रकार के वह भाव रखता है। अच्छा, तीसरा प्रश्न है आपका, दिए गए गद्यांश से द्वंद्व समास के दो उदाहरण छांटिए। अब दो उदाहरण कैसे हैं? देखो आपकी इसी में है, ऐसा नहीं है कि अभी कह रहे थे ना बच्चे कि इसमें नहीं है। मैम पैराग्राफ में देखो आपके 6 लाइन में 7 लाइन में है, सुख दुख, सुख और दुख द्वंद्व समास। और का लोप हो जाता है ना ललित, अभी बताया आपने। तो क्या है इसमें? देखो सुख और दुख, हानि लाभ, हानि और लाभ। इसके ऋषियों और मुनियों, ये भी द्वंद्व समास का है। तो इस प्रकार से हमें पैराग्राफ से ही देखने हैं। थोड़ा सा हमें अध्ययन अच्छे से करना है ना। अध्ययन को करते समय हम कैसे बने? सहज बन जाए, है ना। थोड़ा सा धैर्य से काम लें और गहराई से उसका अध्ययन करें, तभी हमें हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ओके बच्चों, चलो अब हम दूसरा पैराग्राफ दिया था ना आपको, तो इसमें दूसरे पैराग्राफ में उसी के नीचे एक पंक्ति को छोड़कर का था। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है से लेकर के लास्ट तक सभ्य जातियों में गण बना दिया गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक था आपका।
तो अब इसमें क्या है, इसमें कुछ प्रश्न मैंने दिए थे। गद्यांश के आधार पर भारतीयों की अवस्था का चित्रण करते हुए बताइए, सभ्य कहलाने के लिए भारतीयों को क्या सीखना चाहिए। बताया ना। अब हाँ, यस, तो ये केवल इसका उल्टा हो जाएगा। देखो ललित, अभी क्या बताया आपने कि हमें क्या नहीं होना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बातें सुनकर गम खाते हैं, तो ये भारतीयों की विशेषता है। किंतु वह बता रहा है कि भारतीय को क्या सीखना चाहिए सभ्य बनने के लिए, यानी इनका उल्टा कर देना चाहिए। यानी जो लोग हमें अमीर अमेरिका के अनुसार जो भारतीय हैं उन्हें क्या करना चाहिए, हमारे भारत की तब लोग तब सभ्य कहलाएंगे जब वे लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, दूसरों की बातों को सुन करके दो टूक जवाब देंगे, जैसे को तैसा करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो वे सभ्य कहलाएंगे। तो ऐसे जो जीवन के आदर्श हैं कि वे हमारे भारतीयों की पहचान है कि वे गम खा जाते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, संतोषी हैं, ऐसे जो जीवन के आदर्श उनके मूल्य हैं वे उन्हें नीचा बनाते हैं। तो हमें इन्हें छोड़ करके गद्यांश के आधार पर तो भारतीयों की अवस्था का यही चित्रण किया गया है। अच्छा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, गद्यांश में से दो उपसर्ग शब्द और प्रत्यय शब्द छांट कर लिखिए। अब दो दो उपसर्ग छांटने हैं आपको, दो दो प्रत्यय छांटने हैं। यस, इसमें नहीं है कीर्ति है, आकृति देखो, आकृति यदि आप से ने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसी में है, देखो ध्यान से। फिर चलो, सब कुछ आपको, तभी तो कहते हैं गहराई से अध्ययन करें, इसको सजग होकर, चित्त को एकाग्र चित्त होकर के हमें पढ़ना है ना। तो चलते हैं, अब देखो कहाँ है, सबसे पहली पंक्ति ही देखते हैं। भारत वासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। दुर्दशा, दुर क्या है, उपसर्ग, दशा उसका मूल शब्द है। अब मूल शब्द में शब्दांश जुड़ गया तो उसका अर्थ बदल गया, तो ये क्या है, उपसर्ग हुआ ना। यस। अब ऐसे ही तो देखो इसके आगे वाली पंक्ति चलें। अब आगे चल करके और आगे चलो, आप देखो, कुसमय, कु माने बुरा और समय क्या है, मूल शब्द है, तो उपसर्ग उसका कु है। यानी ऐसे शब्दांश जो बदलते नहीं है, ऐसे के ऐसे बने वे उपसर्ग हैं। अब वे उपसर्ग यदि किसी में मिल जाते हैं, शब्दांश शब्द में मिल जाते हैं, तो उनका नया रूप बदल देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो कुसमय ये उपसर्ग है। अब चलते हैं हम प्रत्यय की ओर। देखो प्रत्यय भी बहुत सारे हैं इसमें। तोड़कर, कर प्रत्यय लगा हुआ है, तोड़कर, गम खाकर, सुनकर, देखो। और आगे चलते हैं, कितने आपको मिल गए, यानी आपको दो दो तीन तीन तो यही मिल गए। तो इस तरह ये उपसर्ग, ये प्रत्यय हो गए आपके। तोड़कर क्या हुआ, प्रत्यय हुआ ना। बदनाम, बदनाम, और नाम में बद क्या है, उपसर्ग है, बद माने बुरा, और नाम क्या है, मूल शब्द है। तो बदनाम माने जो व्यक्ति की प्रशंसा खत्म हो चुकी है, सब जगह बुराई हो रही है ना। अब नाम उसका नाम है, तो ये भी उपसर्ग है। तो इस तरह अब समझ में आ गया ना आपको। तोड़कर, है ना, गम खाकर, ये सब क्या है आपके, प्रत्यय हैं। और दुर्दशा, कुसमय, बदनाम, ये क्या है आपके, उपसर्ग हैं। ठीक है, ओके। लेखक ने जापान की मिसाल देकर क्या स्पष्ट किया है। फिर वही क्वेश्चन, प्रश्न पैराग्राफ में इसी तरह से आते हैं, ये 5 नंबर के होते हैं और ये ऐसे ही आएंगे आपके। ठीक है, तो लेखक ने जापान की मिसाल देकर क्या कहा है कि जो जापानी लोग हैं वे क्या करते हैं कि लड़ाई झगड़ा करते हैं, है ना, पत्थर जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, है ना, इसलिए वे जापानी लोग सभ्य कहलाते हैं। यानी जो सभ्य वाला क्वेश्चन था वो यहाँ आकर के फिर से रिपीट हो गया, बस खाली प्रश्न को हमने बदल दिया। ओके बेटा, यस। अब मैं आपको क्या कराऊंगी,
असाइनमेंट के क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, असाइनमेंट के क्वेश्चन कराएंगे तो आप अपनी कॉपियाँ निकालेंगे। ठीक है, ओके, यस।